नमस्कार, सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं विनोद की विवेचना। दोस्तों, प्रधानमंत्री को क्या हो गया है? वे छोटी-छोटी बातों पर भी इतनी हताशा और उग्रता से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? यूथ कांग्रेस के बिना कमीज वाले प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी बौखलाहट क्या कहती है? प्रदर्शन के तरीकों पर आपत्ति हो सकती है, मगर क्या एक पूरी पार्टी को ही नंगा कह देना इतने विशाल देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है? क्या वे इंडिया एआई समिट में हुई किरकिरी से अपना आपा खो बैठे हैं? क्या गलगोटियाज यूनिवर्सिटी की धोखाधड़ी से उनकी और उनकी सरकार की जो फजीहत हुई है, उससे ध्यान बटाने के लिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया? क्या अपनी छवि चमकाने के लिए उन्होंने जो कुछ किया था, उससे विश्व स्तर पर जो आलोचना हुई, उसे वे बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए इस भाषा में बोल गए? और सबसे बड़ी बात तो ये कि क्या वे भूल गए कि उनकी पार्टी तो इससे भी कम कपड़ों में प्रदर्शन कर चुकी है? हरियाणा का वीडियो तो वायरल हो रखा है। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं कांग्रेस को नंगा कहने के चक्कर में उन्होंने अपनी ही सरकार और पार्टी को तो नंगा नहीं कर दिया? या फिर यही उनकी राजनीतिक शिक्षा दीक्षा है, यही वो राजनीतिक संस्कृति है जिसे वे और उनका संघ परिवार इस देश में प्रतिष्ठित करना चाहता है? वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा इस मुद्दे की विवेचना के लिए हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे इस बारे में बात करते हैं। विनोद जी, आप अपने को अनम्यूट कीजिए। आपका बहुत-बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। पहला सवाल ये है कि हर बार जब प्रधानमंत्री कुछ ऐसी बात कहते हैं, तो हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री को अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, अपने पद की का ख्याल रखना चाहिए। उन्हें इस तरह की छोटी-छोटी और घटिया टिप्पणियाँ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगली बार वो उससे भी ज़्यादा घटिया टिप्पणी कर देते हैं। इस टिप्पणी पर आप क्या कहेंगे? तो सब ऐसा है कि जब से ये प्रकरण हुआ है और उसके बाद कारपेट बॉम्बिंग जो बीजेपी ने शुरू की है कांग्रेस पार्टी पे, एक्सेप्शन लेते हुए इस बात से कि ऐसा प्रदर्शन वहां किया गया। व्यक्तिगत तौर पे मैं इस तरह से प्रदर्शन नहीं करता, किसी और तरीके से कर लेता, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है प्रदर्शन का, वो लोकतंत्र में जिंदा रहना चाहिए, भले ही वो कैसा प्रदर्शन हो। और जब से ये बात चल रही है, जो कांग्रेस को बोला माननीय प्रधानमंत्री ने कि कांग्रेस को क्या नंगा प्रदर्शन करने की जरूरत थी, वो तो स्वयं ही नंगी पार्टी है। तो बचपन में डॉक्टर साहब, शायद आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है कि हैंस क्रिश्चियन एंडरसन एक डैनिश राइटर था और उसने फेरी टेल्स लिखी थी जो बहुत से बच्चों को पढ़ाई जाती हैं जब ग्रो अप कर रहे होते हैं। और उसमें से एक फेरी टेल है डॉक्टर साहब, द एम्परर्स न्यू क्लोथ्स। एक राजा था और वो राजा को कपड़ों का बड़ा शौक था और वो अपने आप में बहुत पैसे खर्चता था और फिर लोग उसके एक्सेप्शन नहीं लेते थे, उस पर सवाल नहीं उठाते थे। तो दो बड़े चालू किस्म के व्यक्ति, स्विंडलर्स अंग्रेजी में इनको बोलते हैं, चोरी चकारी वाले, झूठ बोल के चोरी चकारी करने वाले लोग, वो उस राजा के पास पहुंच गए और हम कहे वो उन्होंने कहा कि हम आपके लिए एक नायाब तरीके की पोशाक बनाएंगे, ऐसी पोशाक बनाएंगे कि जो लोगों को जो जो जिन लोगों को दिखाई नहीं दे रही, जो लोग उसको देख नहीं पा रहे, वो आपके राजकाज में किसी भी बड़े ओहदे पर रहने लायक नहीं है। वो लोग कॉम्पिटेंट लोग नहीं होंगे जिनको ये पोशाक दिखाई नहीं देगी। और फिर उन्होंने शुरू कर दिया वीविंग वगैरह, कपड़ा बनाना शुरू कर दिया उस पोशाक के लिए। राजा के कुछ जासूस गए भी, उसके कुछ मंत्रीगण गए वहां पर देखने के लिए कि भाई कुछ बन रहा है कपड़ा कि नहीं, लेकिन वहां तो सब ठंडा पड़ा था। लेकिन उनको इस बात का डर था कि तो कपड़ा वैसा है, अगर हमको दिखाई नहीं दे रहा तो हम तो मूर्ख डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। तो फिर वो बना कपड़ा, उन्होंने बनाया ख्याली कपड़ा और राजा को पहनाया ख्याली कपड़ा, और राजा उस ख्याली कपड़े में निकला अपने वतन में लोगों को दिखाने के लिए, अपनी राजधानी में दिखाने के लिए। तो जा रहा था, लोग ताली बजा रहे थे, सब कह रहे थे क्या सुंदर कपड़े हैं, राजा पे बहुत जच रहे हैं, सब देख रहे थे। और उसी भीड़ में एक बच्चा था
उठ के बोला द एम्परर हैज नो क्लोथ्स, राजा नंगा है। एम्परर तो बिना वस्त्रों के घूम रहा है। अब उस बच्चे को क्या पता कि ये बात कहने से वो मूर्ख सिद्ध हो जाएगा। जो सेल्स पिच की है उन चोर चकारा पिक पॉकेट टाइप लोगों ने राजा के लिए, राजा के प्रति, राजा को समझाया है। तो ये कहानी है वैनिटी की, दंभ की, अकड़ की। ये कहानी इस बात की है कि किस तरह से राजकाज करने वाले लोग हैं वो गलत रास्ते पे हो निकलते हैं जब कोई उनको कुछ बताता नहीं है, कुछ सुझाता नहीं है, कोई एडवाइस नहीं करता अच्छी। और ये किसी भी देश के लिए, किसी भी राज के लिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छी प्रथा नहीं है। द एम्परर शुड बी टोल्ड दैट यू आर नॉट वेयरिंग एनी क्लोथ्स। कोई बताने वाला होना चाहिए ना कि आपने तो कोई कपड़े नहीं पहने हुए। राजा की और नई पोशाक को अगर ये एडिक्ट दिया गया है कि सब उसकी ताली बजाएंगे, सुंदर बताएंगे, तो कोई उसमें जो कमी होगी वो कौन बताएगा। सो द एम्परर्स न्यू क्लोथ्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि एम्परर जो है बिना कपड़ों के नजर आ रहा हो। ये कहानी है वो बिल्कुल 19वीं शताब्दी में लिखी गई शुरू में। बिल्कुल और एक संकलन है फेरी टेल्स फॉर चिल्ड्रन, उसमें पब्लिश है और कई जी। बच्चों को सुनाई जाती है। ये तो कोई इस नई प्रसंग कहानी में नहीं ये मैं सुना। मोदी जी पर लागू होती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इस प्रसंग पे किसी पे भी लागू होती है जो राज करने की स्थिति में बैठा हुआ है। और जब आप किसी दूसरे को नंगा बोल रहे हो तो अपने आप भी, आप अपना अपना वस्त्र भी देख लो, अपने आप को भी शीशे में देख लो। ये मेटाफोरिकली बात हो रही है नग्न होने की। प्रधानमंत्री ने भी उसको एक मेटाफोरिकल सेंस में कांग्रेस पार्टी के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन ये मेटाफोरिकली हर राजा के लिए इस्तेमाल हो सकती है, हर उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हो सकती है जो पोजीशन ऑफ पावर में है, जो पावर पॉलिटिक्स में है, जो राजा राजा प्रजा पे राज करने की अपेक्षा रखता है। हर किसी उस व्यक्ति पे लागू होती है। और मेरा ये पूछना है कि बड़े बड़े हमने देखा जी, मैं तो टीवी चैनल देख रहा हूँ और आजकल मैंने कुछ हिंदी के टीवी चैनल देखने शुरू कर दिए हैं, इसलिए कि एक तो हमारी आपकी बातचीत हिंदी में होती है और आपकी मेहरबानी है कि आप मुझे बीच बीच में अंग्रेजी बोलने की छूट दे देते हैं और दर्शक भी हमारे उसको बुरा नहीं मानते। एम्फोसिस के लिए हम अंग्रेजी बोल देते हैं। मैंने सारी उम्र पत्रकारिता एक भाषा में की, लेकिन आज मैं दूसरी भाषा में कर रहा हूँ और पूरे निवेदन से, पूरी इज्जत से उस भाषा के लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये भाषा जो है मेरी बात को दूर तक पहुंचाती है। बिल्कुल गजब की भाषा है, मेरे ज्यादातर जो देशवासी हैं वो समझते हैं इस भाषा को। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि मेटाफोरिकली ही सही, देश नग्न अवस्था में कब होता है, राजा लोग नग्न अवस्था में कब होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी नग्न अवस्था में कब होती है? जब जिस चीज पे नजर होनी चाहिए, जो अहम चीज है उस पे नजर होनी चाहिए, वो नजर नहीं होती। राजस्थान में, बीकानेर में पैदा हुआ राजस्थान में, और मैंने हमेशा ये माना है डॉक्टर साहब कि राजस्थान के लोग बड़े भोले हैं। वहां साला भी गाली बोली जाती है, मानी जाती है। साला बोलो किसी को तो गाली मानी जाती है। वहां पर एक भूतपूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी का कंबल बांट रहा था, कंबल नहीं थे वो, राजस्थानी रजाइयां बांट रहा था, जहां तक मैंने जी। वीडियोस में देखा है। और भीड़ में उसने जब देखा कि कुछ मुस्लिम लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, तो उनको उनको जो कंबल दिए थे उनसे वापस ले लिए और कहा कि आप अनर्गल बात जो प्रधानमंत्री के बारे में करता है उसको तो मैं नहीं दूंगा कोई भी रजाई या कंबल। और वो ये कह के अपनी गाड़ी में बैठ के चला गया। करोड़ रुपए का मालिक है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और रियल एस्टेट के बिजनेस में है जहां तक मेरी जानकारी है। क्या उससे हमारा देश नंगा नहीं हुआ? क्या उससे कोई राजनीतिक दल नंगा नहीं हुआ?
कोई हमारी परंपरा नंगी नहीं हुई, कोई हमारे दावे नंगे नहीं हुए, बताइए मुझको। बिल्कुल। ये दीपक मोहम्मद का प्रकरण देख लीजिए आप। राजस्थान में भी आज के दिन सत्तारूढ़ दल जो केंद्र में है उसी की सरकार है, और कोटद्वार में जो घटना हुई उत्तराखंड में, वहां भी बीजेपी की सरकार है। और वहां पर एक मजबूत हिंदू, प्योर हिंदू, मैं उसको मानता हूं, सही में ही हिंदू वही था जो खड़ा हो गया और उसने उस निरीह बूढ़े मुसलमान की पक्ष में आवाज उठाई, और उसके बाद उसका बॉयकॉट शुरू हो गया। उसके जिम में, वो जिम ट्रेनर था, उसके जिम में जाने से लोग घबराने लगे या नहीं जाने लगे, और उसको सारा बिजनेस जो था बैठ गया। उसके बारे में किसी ने सोचा है क्या इस प्रकरण ने देश को नंगा नहीं किया? क्या इस प्रकरण ने देश को नंगा नहीं किया? क्या आज खुशी की बात है, आज या कल राहुल गांधी उससे मिलने गया, उसने कहा कि मैं तुम्हारी जो जिम का मेंबर बनूंगा। और बहुत से जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं उन्होंने भी मेंबरशिप ली है वहां पे। तो कानून की रक्षा करने वाले लोग सिंबॉलिक तरीके से उसको बता रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन देखिए, विनोद जी, जी 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 बोलिए, पूछ विनोद जी, लीजिए। अगर ये मेटाफोरिकली था तो भी, तो इसका आपने पूरा विश्लेषण कर दिया। लेकिन अगर वो सीधे सीधे शर्ट उतार के प्रदर्शन करने की वजह से ऐसा बोल रहे थे, तो हम तो दृश्य दृश्य देख रहे हैं, उनके बीजेपी के नेता, बड़े नेता किस तरह से अधनंगे होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये क्या उन्हें देखिए नहीं मेरी देखना? बात सुनिए, जी। वो जो प्रोटेस्ट वहां पर था वो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था। वो सिंबलिज्म मेरी नजर में उस समागम के चलते, उसकी अहमियत के चलते, भले ही वो बुरी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया था सरकार के द्वारा, उसमें ऑर्गेनाइजेशन में बहुत त्रुटियां थी, लेकिन बावजूद उसके इस तरह का प्रदर्शन वहां उचित नहीं था मेरी नजर में। मैं लोकतांत्रिक अधिकार पे किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दो सवाल उठाता हूं उसके संदर्भ में। देखिए, ये जब प्रदर्शन हो गया, जो एआई समिट में प्रदर्शन हो गया, उसके बाद डॉक्टर साहब, एक बड़ा प्रबुद्ध इनका स्पोक्समैन है, बड़ा मुंह बना के विद्वान बनने की चेष्टा करते हुए वो बोलता है कि इसकी सारी प्लानिंग तो राहुल गांधी के घर में हुई, इन सबसे राहुल गांधी वहां मिला और वहां पर प्लानिंग हुई। और अगर ये बात सच है, तो अगर आपके पास ये इंटेलिजेंस थी, तो आपने इन लोगों की रजिस्ट्रेशन कैसे होनी थी उस समागम में? ये रजिस्टर करवा के गए थे अपने आप को। इसमें कई यूथ कांग्रेस के ऑफिस बेरर्स भी थे, मैंने सुना है। अगर ये बात सच है, और अगर वो बात जो उनके स्पोक्समैन ने बोला कि राहुल गांधी के तत्वावधान में सब हुआ, उसके घर में प्लानिंग बनी, तो क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? ये कि इंटेलिजेंस कितना संगीन मामला है कि सरकार को पता था, सत्तारूढ़ दल को पता, चलो सरकार छोड़ दो, सत्तारूढ़ दल को हो सकता है उसकी अपनी कोई इंटेलिजेंस यूनिट हो, तो उनको पता था, लेकिन सरकार को नहीं पता था। तो सरकार की तरफ से इन लोगों को एक्सेस दे दिया गया उस समागम में, जो हाई सिक्योरिटी समागम था, जहां बड़े बड़े विदेशों के हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट आए हुए थे, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज वगैरह आए हुए थे, टॉप मैनेजर्स आए हुए थे, टॉप इंजीनियर्स आए हुए थे। कैसे एक्सेस मिल गई इनको वहां पे? देखिए, बात सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश में जनता को बरगलाने का ये पूरा जो तंत्र बना है उसको बंद होना चाहिए, उसको खत्म होना चाहिए। हम अपने लोगों के इंटेलेक्ट को रोल बैक कर रहे हैं। हम पढ़े लिखे लोगों को भी ऐसी राह पे डाल रहे हैं जहां सब कुछ जानते हुए भी, पढ़े लिखे होते हुए भी वो बरगलाए जा सकें। फ्रेंच में एक एक एक्सप्रेशन है, फ्रेंच लैंग्वेज में, फ्रेंच लैंग्वेज का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि मैक्रोन भी थे वहां पर एआई समिट में, और उन्होंने तो इनॉग्रेट किया एआई समिट। तो फ्रेंच लैंग्वेज में एक शब्द है डॉक्टर साहब, दिलेतों। उसका मतलब क्या है?
पढ़ा लिखा मूर्ख। पढ़ लेते हैं बहुत सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी विद्वता नहीं आती उनमें। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि अपने आप में एक ऑक्सीमोरॉन है, विरोधाभास वाला एक्सप्रेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे, हाउ कैन इंटेलिजेंस बी आर्टिफिशियल? मुझे कई बार लगता है, कुछ लोगों को मैं देखता हूं जो स्पोक्समैन होते हैं और खासकर सत्तारूढ़ दल के हों, तो कि ये लोग पढ़े लिखे अनपढ़, ये जान के अपनी विद्वता छुपा रहे हैं किसी को नीचा दिखाने के लिए। मैं समझता हूं कि इस देश में जरूरत है, बात जब आप करते हो तो ईमानदारी से बात करो, पुख्ता बात करो, सच्ची बात बोलो, लेकिन वो बोलता नहीं कोई, और एवरीबडी इज फॉलोइंग द स्टोरी। वो राजा जो उस कहानी में था, हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की कहानी में, द एम्परर, वो कहानी कई बार कई जगह छपती है, द एम्परर इज विदाउट क्लोथ्स। एक्चुअली उस कहानी का शीर्षक था द एम्परर्स क्लोथ्स। अब कपड़ों पे अगर मैं बोल रहा हूं तो कोई ये ना समझे मैं किसी बड़े नेता की तरफ इशारा कर रहा हूं जिनको कपड़ों को शौकीन है। देखिए, कपड़ों के शौकीन होना बुरी बात नहीं है। वन शुड बी स्मार्टली टर्न्ड आउट, देखने में अच्छा लगना चाहिए। लोग चाहते हैं कि उनका नेता देखने में अच्छा लगे, लोग चाहते हैं कि वो नेता जो है औरों के मुकाबले जब खड़ा हो कतार में नेताओं और नेताओं के साथ, तो जचना चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। दिस इज वेरी फाइन टेस्ट टू हैव गुड क्लोथिंग। सार्टोरियल सेंस अंग्रेजी में बोलते हैं कि आपको कपड़े पहनने की कला आती है कि नहीं? आती है। हमारे नेताओं को आती है और कई नेताओं को आती है, लेकिन वो पोशाक जो है वो और सुंदर दिखती है जब उसको जो पहना हुआ व्यक्तित्व, जो पहनने वाला व्यक्तित्व है, वो बात भी सुंदर करे, ऐसे करे कि दिल को छू जाए, दिमाग में बैठ जाए, और मैं लेसन लेके आए ऑडियंस के लिए कि ऐसा होना चाहिए नेता। मैं क्या बताऊं आपको, वेदर और नॉट हमारी इंटेलिजेंस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लिटरली फॉलो मत करो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्निकल टर्म है, और क्योंकि मशीनों को वो सुनाई जाती है, लेकिन उसमें जो डेटा डाला जाता है वो हमसे आपसे डायरेक्टली रिलेटेड डेटा है। उसके बेसिस पर सवालों के जवाब देती है। भाषा जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके बेसिस पर जवाब देती है। तो जो चैट बॉक्स हैं, एआई चैट बॉक्स, वो हम जो हमारा रिलेटेड डेटा है उसके बेसिस पे वो जवाब देते हैं। और कई बार जब बड़ा गुस्सा हो जाते हैं लोग कि भाई किसी नेता के बारे में अगर आप टाइप करो और पता लगाओ तो उसके बारे में कुछ अभद्र बातें आ जाती हैं। वो कहां से लेता है? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी आपकी बातचीत से लेता है, हमारे देश में जो संवाद हो रहा है उससे लेता है। संवाद को दुरुस्त करो, राजनीति दुरुस्त हो जाएगी अपने आप, और देश भी ऊंचाइयां छुएगा। ये कोई सुन ले हमारी बात तो मैं समझता हूं हम और आप, हालांकि हमको नुकसान हो जाएगा, हमारे पास चर्चा के लिए कोई विषय नहीं रहेगा, हर कोई विद्वान पैदा हो जाए इस देश में, लेकिन नहीं, फिर हम कुछ और बेहतर काम करेंगे, इससे बेहतर चर्चा करेंगे, इससे बेहतर चर्चा, हमारी चर्चा भी इंप्रूव करेगी। अगर उनकी डिबेट एक्सीलेंट है उनकी डिबेट क्वालिटी डिबेट है, तो हमारी चर्चा और आपकी चर्चा को सुपर क्वालिटी होना पड़ेगा उस पर टिप्पणी करने के लिए। तो आपकी बात सही है, जोत से जोत जले, जोत से जोत जलाओ भाइयों, बुझाओ मत दीपक। दीपक का नाम इसलिए ले रहा हूं मैं जान के, बुझाओ मत दीपक, क्योंकि दीपक मोहम्मद जो वहां पर उत्तराखंड में जिसने बीड़ा उठाया सच्चाई का, ईमानदारी का, भाईचारे का, उसका बिजनेस डिस्ट्रॉय मत करो। उसके जरिए और भी ऐसे जिम्स खोलो, और भी ऐसे लोग बनाओ जो उसके जैसे हों। बिल्कुल। विनोद जी, आपने कहा कि प्रवक्ता तो चलिए मान लें वो अगर कई बार भाषाओं का गलत इस्तेमाल कर जाए तो हालांकि अक्षम्य वो भी है,
लेकिन फिर भी मान, लेकिन जो सर्वोच्च पद पर बैठा हो, अगर वो इस तरह की बात करने लगे और लगातार करता रहे, और हम 12 साल से लगातार सुन रहे हैं, ये उनकी कौन-सी मनोदशा को बताता है? उनकी कौन-सी ट्रेनिंग है जो इस तरह की भाषा बोलने के लिए वो विवश हो जाते हैं, या उनके बातों में आ जाती है? मैं कोई वैल्यू जजमेंट नहीं पास करना चाहता किसी पे, क्योंकि मेरे पे 20 वैल्यू जजमेंट हो सकते हैं, मैं जो बातें बोलता हूँ। मैं भी आ सकता हूँ निशाने पे, मुझ पे आज किसी की चर्चा मैं सुन रहा था और बड़ी चुस्की ले लेके वो बोलते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आई डोंट वांट टू एडिफाई हिम, बट आई थिंक दैट ही इज टू स्मार्ट बाय द हाफ। एक एंकर है और ही इज टू स्मार्ट बाय द हाफ अकॉर्डिंग टू मी, और वो तरह तरह की बातें पूछता है अपने गेस्ट से, और कई बार लड़वाता है उनको आपस में बड़ी आहिस्ता से, आप बताइए, आप बोलिए, और ऐसे चेंज करता है जो किसने बोलना है, किसने नहीं बोलना है, जैसे कि रैपिडली चेंज करता है, जैसे कि फुटबॉल के फाइनल मूवमेंट में कई बार एक खिलाड़ी निकाल के जो कोच होता है दूसरा खिलाड़ी अंदर कर देता है, उस तरीके से वो एंकरिंग करता है। तो मेरा मन किया कि मैं एक ट्वीट करूं उससे सवाल पूछते हुए। मेरी नजर में किसी भी टॉक शो को एंकर करने वाले लोगों में जो 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 जो, जो मैंने देखे हैं, इसमें आप भी इंक्लूडेड है और भी कई लोग इंक्लूडेड हैं, कि करण थापर एक शो चलाता था डेविल्स एडवोकेट, उसकी किताब का नाम भी डेविल्स एडवोकेट, लेकिन साल के अंत में ही यूज्ड टू वकेट द कोच, द काउच, द चेयर फॉर वन ऑफ हिज गेस्ट्स टू हिमसेल्फ बी क्रॉस एग्जामिन्ड बाय द गेस्ट। और मैं समझता हूं कि बहुत ही हेल्थी प्रथा करण ने इस्टेब्लिश की, अब भी करता है वो। ये जो हमारे चुस्की लेने वाले एंकर हैं, पता नहीं कहां किस पाठशाला में गए हैं वो, क्या उनमें हिम्मत है टू वकेट द चेयर, to be cross examined by some of the guests they invite for the show? है उनमें हिम्मत क्या? वो इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ है उनमें क्या? वो ऑनेस्टी है क्या उनमें? नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश की है कि हमारे देश की डिबेट में विकार इसलिए उत्पन्न हो रहा है कि हमने मिनियंस को, छोटे छोटे कद वाले लोगों को बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स सौंप दिए हैं, जिसके चलते वो अपना कद का ऊंचा करने के लिए परस्पर लगे रहते हैं दूसरों को छोटा दिखाने में। उनके मुकाबले में खड़े नहीं हो पाते, उनको छोटा दिखा के हो पाते हैं। जैसे कि कोई किसी की मुंह पे कालक पोत दे, आप खुद को गोरा दिखाने के लिए। ये दूसरों के मुंह पे कालक पोतने वाले अपने आप को गोरा दिखाने के लिए ऐसे लोगों से निजात दिलवाओ। भारत का मीडिया इज द बिगेस्ट कल्प्रिट आज के दिन जो हमारे देश में हो रहा है उसके लिए। आपने एंकर्स की तो बात कर दी, सवाल मेरा मोदी जी के बारे में था। वो किस पाठशाला में गए जो ऐसी भाषा बोल रहे हैं? ये आपकी डिस्टर्बेंस शुरू हो गई है, आपकी उसमें डिस्टर्बेंस हो रही है। नहीं, मेरा सवाल आप सुन आपके पा रहे हैं? सवाल, हाँ हाँ ठीक है, अब ठीक है। जी, मेरा सवाल ये है कि आपने एंकर्स के बारे में कहा कि पता नहीं वो कौन सी पाठशाला में गए, लेकिन मोदी जी किस पाठशाला में गए जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? देखिए मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने जिंदगी में कभी किसी का गला पकड़कर ना भाषा में या डिबेट के दौरान नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की है। आई हैव नेवर कॉल्ड पीपल नेम्स, और इसलिए कुछ सवाल का जवाब देने में मैं झिझकता हूं। मेरा मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा कॉम्बेटिव हैं, मैं आपके जितना कॉम्बेटिव नहीं हूं जवाबों में, जैसे सवालों में आप कॉम्बेटिव हैं। आपका कर्तव्य है कि आप कॉम्बेटिव सवाल पूछें, प्रोवोकेटिव सवाल पूछें, जिसके चलते मैं कुछ बोलूं जो इंटरेस्टिंग बने लोगों के लिए। पर मैं और काफी हद तक आप भी डॉक्टर साहब, अदरवाइज वोंट बी होल्डिंग अ डॉक्टरेट, कि काफी हद तक आप भी और मैं, हम दोनों जो हैं
हम अपने दर्शकों को विद्वान उनको एम्पावर करने के लिए डिस्कशन करते हैं, डिसएम्पावर करने के लिए नहीं करते, उनको मिसगाइड करने के लिए नहीं करते। हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। हम किसी के बारे में हो सकता है कि हमारा बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड ना हो उसके कंडक्ट से, लेकिन हम कभी भी किसी को छोटा दिखाकर बड़े बनने की कोशिश नहीं करते। मेरा ये मानना है कि पाठशाला की बात हम रहने ही दे तो अच्छा है, क्योंकि वो चर्चा हम और आप ना करें तो अच्छा है, क्योंकि जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जिनकी अपनी पाठशाला पे मैं सवाल उठा रहा हूं, उन्होंने पर्याप्त उस पर चर्चा कर लिया है और उसका जवाब अभी तक नहीं आया है, और यूनिवर्सिटी तक से नहीं आया है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से नहीं आया है। जिस देश में एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस आर ट्राइंग टू हाइड समथिंग which the people need to know, they need to be informed about, तो उसको तो जाने ही दें आप। हम क्यों उनके लेवल पे उतरे? फ्रैंकली मैं तो इस पाठशाला की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उस पाठशाला की बात कर रहा हूँ जहाँ वो वर्षों से नमस्ते सदा वसले करते आ रहे हैं। हाँ, पाठशाला देखिए तो मुख्य बनी। वो जो पाठशाला है, उस पाठशाला में ना आप गए ना मैं गया हूँ। हाँ, उनके वहां से जो पढ़ के निकलते हैं मरजीवड़े या फाइटर्स निकलते हैं, जो कॉम्बेटिव लोग निकलते हैं और जो अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं, वो उनका तो देखिए, वो एक कहावत है, खुदा गवाह, गॉड इज अ विटनेस टू व्हाट दे आर डूइंग। और मैं कई चीजें नहीं करता हूं क्योंकि मैं डेस्टिनी से डरता हूं, और उसी हद तक मैं मानता हूं कि लगता है कि कोई ईश्वर नाम की चीज है, क्योंकि डेस्टिनी मुझे बहुत डराती है। कई बार 1 मिनट में आदमी का पूरा मुस्तकबिल बदल जाता है, उसका जो जितनी भी उसकी जो लाइफ हिस्ट्री होती है 1 मिनट में बदल जाती है, और हमने देखा है होते हुए लोगों के साथ। और एक गलत शब्द से हालत खराब हो जाती है, बुरी हालत हो जाती है। हम कोई ऐसा गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए, आज के दिन हमारे देश में जो पिछले सेशन में पार्लियामेंट में हुआ, उस दौरान बड़े परेशान हुए लोग। हमारे सदन के जो संचालक हैं वो परेशान हुए, लीडर ऑफ द हाउस परेशान हुए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन परेशान हुआ, सब लोग परेशान हुए। क्यों हुए? क्योंकि भाषा का ठहराव हमारे सबसे ऊंचे सदन में वहां पर भी वो प्रतिबिंबित नहीं हुआ, और इसलिए उसके चलते ये लगा कि हमारा देश का सबसे बड़ा नेता डर गया। मैं नहीं मानता हूं कोई डरा। राजनेता अक्सर अमूमन डरते नहीं है, लेकिन वो ऐसी स्थिति से बचते हैं कि जहां पर वो घेर लिए जाएंगे। उनको डर होता है कि इस बात का कि हमें कहीं कोई घेर ना ले, किसी अपने माया जाल में, अपने शब्द जाल में, अपने आर्गुमेंट्स में। तो इसलिए वो कई बार बहस करने के बजाय बहस से एब्सेंटी हो जाते हैं। लेकिन हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का में जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उसका जवाब एब्सेंटिज्म नहीं है। उसका जवाब मजबूती से खड़े होकर फेस करना है। जो हमको, माजरत चाहता हूं, बहुत से दर्शक शायद नहीं मानेंगे हमारी बात, जो चीन की लड़ाई के दौरान और उसमें जो हमारे को सेटबैक्स हुआ, उसके जवाबों के लिए तत्पर खड़े रहे पंडित जी। बीजेपी ने मांगा सेशन, उसको मिला सेशन, सवालों के जवाब दिए गए कि नहीं? बिल्कुल। और जो बांग्लादेश की लड़ाई हुई उस दौरान भी हुआ, बांग्लादेश की लड़ाई जो हुई। देखिए, पार्लियामेंट वो फोरम है जो हम आप सब मिलके उसको चुनते हैं, और उस फोरम के गर्भ में से निकलती हैं सरकारें, और उन सरकारों को जवाबदेह होना पड़ता है उस फोरम पे। और अगर उस फोरम पे आप जवाबदेह नहीं है, तो फिर हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की जो कहानी है आप पे लागू होगी। इतना ही कहना बहुत है। द एम्परर इज विदाउट क्लोज, ये आप पे लागू होगी अगर आप वहां जवाब नहीं दे रहे।
और वो जो बड़पंच था, वो जो स्विंडलर्स थे, उन्होंने क्या दिखाने, उस कहानी में क्या दर्शाने की कोशिश की गई है कि जिन लोगों को बोलना नहीं चाहिए, जो अपनी कुर्सियों के चलते, उनके जाने के डर से चलते चुप हो जाते हैं, कंफॉर्मिस्ट बन जाते हैं, और जो राज करने वाला व्यक्ति है उसकी वैनिटी, उसके प्राइड और उसके जो खतरे हैं, उनसे देश को बचाते नहीं है। तो मैं समझता हूं दे आर प्रूविंग टू बी लेसर देन द पोजीशंस दे ऑक्यूपाई। इतना ही बहुत है मेरे ख्याल। बिल्कुल, मेरे ख्याल से आपने कहानी के माध्यम से बहुत कुछ कह दिया है और समझने वाले समझ भी आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आपकी विवेचना के लिए धन्यवाद। नमस्कार।